होप सो ऑल आर वेरी गुड। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और क्या पॉल्यूशन का कंट्रोल होता है, कैसे हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन की। अलग अलग जो पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सब के क्या क्या डिफरेंट टाइप के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। सो पॉल्यूशन अफेक्ट एनवायरमेंट, ह्यूमंस एंड अदर लाइफ इन न्यूमरस वे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पॉल्यूशन है वो एनवायरमेंट को भी अफेक्ट करता है, साथ में ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर रहा है, और जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स हो, सभी को पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है। सो द मोर सिग्निफिकेंट वन आर एस फॉलो। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं पॉल्यूशन के। सो मेनली एनवायरमेंट पर 3 हार्मफुल इफेक्ट होते हैं पॉल्यूशन के। सबसे पहला एसिड रेन, देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, एंड लास्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये 3 सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कि एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा हार्म कॉज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आते हैं एसिड रेन पर। अब गाइस, एसिड रेन क्या होती है। तो एसिड रेन का मतलब है कि जब रेन वाटर में एसिड ऐड हो जाए तो उसी को एसिड रेन कहेंगे। अब वो एसिड आया कहाँ से। तो जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेड वाली गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, तो जब ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं और जब बारिश होती है तो रेन वाटर जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं ये उस रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब जब ये गैसेस रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं तो इधर से एसिड फॉर्म होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जब वाटर में डिसॉल्व हुई तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड है, वाटर में डिसॉल्व हुई, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हुआ। ऐसे ही जो ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, वो वाटर में डिसॉल्व हुए तो उससे नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ। तो इस टाइप से एसिड फॉर्म होता है। अब बारिश हो रही है, एसिड फॉर्म हो गया, तो रेन वाटर के साथ साथ एसिड भी नीचे की साइड गिरता है अर्थ सरफेस पर, तो उसी को ही कहा जाता है एसिड रेन। तो बेसिकली आप लोगों के में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है ये सारी चीजें, बस शॉर्ट में ब्रीफ में गिवन है। तो सबसे पहले आते हैं किस पर, एसिड रेन पर। नॉर्मली जो क्लीन रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच लगभग 6 के आसपास होता है। अब क्यों स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में, एयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेचुरली प्रेजेंट होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़े अमाउंट में जो रेन हो रही है, पानी आ रहा है नीचे, तो उसमें डिसॉल्व हो जाती है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो नॉर्मल जो बारिश होती है उसमें कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता ही है, तो जो क्लीन रेन वाटर है वो स्लाइटली एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ सम कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि मैंने आपको अभी बताया। So due to increasing industrialization, there is a lot of emission of carbon dioxide and sulfur dioxide, that is SO2, and oxides of nitrogen. अब क्या है, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जिधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वो लिबरेट होते हैं, which dissolve in rain drops falling on the earth as rain, जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाती है और यही क्या फॉर्म हो जाती है, एसिड रेन। तो इसी को ही एसिड रेन कहा जाता है। नाउ गाइज, यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे लीफ है, दिस इज स्पेनिच लीफ, है ना, स्पिनेच की लीफ है। पहली वाली लीफ में जो एसिड जो रेन वाटर है इसका जो पीएच है वो 5.6 के आसपास है, मतलब ज्यादा एसिडिक नहीं है। और दूसरी वाली लीफ में यहाँ पे जो एसिड रेन गिरी है इसका जो पीएच है वो 3 है। तो आप देख सकते हो जो सेकंड वाली लीफ है यहाँ पर ना स्पॉट हो गए हैं, है ना, जो लीफ है इधर ये स्पॉट फॉर्म हो गए हैं। तो ये जो स्पॉट है ये एसिड रेन की वजह से ही है, जो कि प्लांट को भी अफेक्ट कर रही है। ठीक है, नॉर्मली जो रेन वाटर है उसका पीएच लगभग 6 के आसपास रहता है, बट जो एसिड रेन होती है उसका पीएच 3.5 से लेकर
करीबन 5.6 तक का होता है। तो इतना ज़्यादा एसिडिक पीएच रहता है, और कभी कभी तो 2 से भी कम होता है। तो उस केस में तो बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन होती है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है ना। चलिए अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है? तो सबसे पहला, डैमेज टू वेजिटेशंस बाय पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल। ऑब्वियसली जब एसिड रेन सॉइल पे गिरेगी तो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, जिससे प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते। देन डिके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड पेंट्स। बिल्डिंग्स पर गिरेगी एसिड रेन तो जो बिल्डिंग का मटेरियल है वो वीक होने लगता है, जिसकी वजह से हो सकता है बिल्डिंग्स में क्रैक आ जाए, और जो पेंट होता है बिल्डिंग में, जो पेंट हुआ होता है वो भी खराब हो जाता है पूरा। देन इरोजन ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, स्टैच्यूज एंड स्कल्पचर बाय द एसिड रिएक्टिंग विद द कैल्शियम। अब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मेनली आप लोगों ने सुना होगा ताजमहल जो है वो अफेक्ट हो रहा है, येलो पड़ता जा रहा है एसिड रेन की वजह से। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं, स्टैच्यूज होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, वो जिस मटेरियल से बने होते हैं उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो जो एसिड रेन होती है जिसमें एसिड प्रेजेंट है वो उस कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है, जिससे जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। नेक्स्ट, द फाइन पार्टिकल्स जैसे सल्फेट के, नाइट्रेट के, डिग्रेड विजिबिलिटी एंड हार्म ह्यूमन हेल्थ। अब जो फाइन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उस एसिड रेन में, वो हमारी जो विजिबिलिटी होती है, मीन्स आइस को अफेक्ट करता है, और साथ में जो ह्यूमन हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है। Then fish and other aquatic animals are harmed due to increased acidity of the water in such lakes, river, etc. अब एसिड रेन है तो एक्वाटिक जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, फिर चाहे वो लेक हो, रिवर्स हो, सब में गिरेगी। वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस एसिडिक मीडियम में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, दैट्स वाई, है ना। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए एसिड रेन के, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब पहले सबसे पहले बात आती है कि ग्रीन हाउस क्या होता है। तो गाइस मेनली ग्रीन हाउस का मतलब होता है कोल्डर रीजन पर प्लांट्स। अब आपको पता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जो कोल्डर रीजन्स होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उतना टेम्परेचर प्लांट्स को वहाँ पे नहीं मिल पाता, तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो उधर क्या करते हैं, एक पूरा ग्लास का हाउस बनाते हैं, है ना, पूरा घर बनाते हैं जो कि ग्लास का बना हुआ होता है, और उस ग्लास के घर के अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है, उस ग्लास के घर के अंदर सन की जो लाइट है, सन रेज है, वो अंदर तो आ जाती है बट बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लास हाउस के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म रहता है, और वहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो उसको कहा जाता है ग्रीन हाउस। अब ये जो इफेक्ट है कि ग्रीन हाउस के अंदर सन की रेज आ गई अंदर की साइड, और अंदर का एनवायरनमेंट गर्म हो गया, और वो रेज बाहर नहीं जा पा रही है ना, तो अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, एकदम गर्म, जहां पे प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। यही सेम चीज हमारे एटमॉस्फेयर में भी होती है। जो हार्मफुल पॉल्यूशन वाली गैसेस होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। तो सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं वो अर्थ सरफेस पर आई, जो अर्थ सरफेस है उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करा, और अर्थ सरफेस गर्म हो जाता है। अब जब गर्म हो गया अर्थ सरफेस, तो जो कुछ रेडिएशंस होती हैं वो वापस निकलती हैं, वापस जाती हैं, टकराकर वापस जाती हैं। अब जो रेडिएशन वापस जा रही है उसको जो हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो वापस नहीं जाने देती है, और वो उसको ट्रैप कर लेती है, उसको वापस नहीं जाने दे रही, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसी वजह से इस इफेक्ट का नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रीन हाउस है उधर से ये नाम लिया गया है, तभी इसका नाम रखा गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? सो व्हाट इज ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस आर स्मॉल ग्लास का हाउस होता है, स्पेशली कोल्डर रीजन पे कंस्ट्रक्टेड होता है, जहां पर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है।
द ग्लास पैनल और अराउंड लेट्स द सनलाइट एंटर बट डज नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप। सनलाइट उसके अंदर तो आ जाती है बट बाहर नहीं जा पाती। यही सेम चीज आप एक्सपीरियंस करोगे जब सनलाइट में कार खड़ी हो, ठीक है। तो क्या होता है, जो कार के विंडोज होते हैं ग्लास वाले, उधर से सनलाइट अंदर तो आ जाती है कार के अंदर बट बाहर नहीं जा पाती है। तो जब आप सनलाइट में अगर कार खड़ी है और आप फिर उसके अंदर जा रहे हो तो आपको एकदम से बहुत उसके अंदर गर्म सा महसूस होगा। जो अंदर का एनवायरनमेंट होगा कार के अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस भी करी होगी। तो वहाँ पर भी यही सेम चीज़ हो रही है कि सनलाइट अंदर तो आ रही है बट बाहर नहीं जा पा रही है ना। सेम जो सर्टेन गैसेस होती हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो सेकंड नंबर पर होती है दैट इज मीथेन गैस CH4। याद रखिएगा, दोनों के फॉर्मूले याद रखिएगा, ठीक है। Accumulating in the atmosphere prevents the escape of heat, thus warming the air, greenhouse effect। तो यही सेम चीज एटमॉस्फेयर में होती है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सन की रेडिएशंस आ गई, अर्थ सरफेस पे टकराई और जब वापस जाती हैं तो ये उनको वापस नहीं जाने देती हैं गैसेस और उसको ट्रैप कर लेती है, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। With increased industrialization, burning of fuels in homes, rising population, more carbon dioxide is released। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से रिलीज हो रही है, तो इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रही है तो उधर से रिलीज हो रही है। फॉसिल फ्यूल्स, जो भी फ्यूल्स होते हैं उनको जलाया जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है फ्यूल्स का, इंडस्ट्रीज ज़्यादा फॉर्म हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है। ऑन द अदर हैंड, इसके साथ साथ जो वेजिटेशन है वो कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो प्लांट्स को काट देते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, जिसकी वजह से वेजिटेशन कम होता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों को काटा जाता है, जिसकी वजह से अब आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट्स कम रह जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा, है ना। तो इस सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। अब जब लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो गाइस यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। ये हो गया अर्थ का सरफेस, यहाँ से सन से रेडिएशन आ रही है, तो आप देख सकते हो रेडिएशन बहुत सारी आई, बट इनमें से कुछ जो रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं। अब इन रेडिएशन को अर्थ सरफेस क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। जब अर्थ सरफेस इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अर्थ सरफेस गर्म हो गया, गर्म हो गया तो वहां से यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ रेडिएशन यहाँ से ये रिलीज हो रही है, ठीक है। अब ये रेडिएशन रिलीज हुई, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेस। इधर की साइड क्या प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस। अब इन गैसेस ने क्या करा, जो आप देख सकते हो जो रेडिएशन यहाँ वापस जा रही है ये बहुत सारी हैं, और जो वापस बिल्कुल बाहर चली गई एटमॉस्फेयर के वो बहुत ही कम है। तो बाकी की रेडिएशंस का क्या हुआ, तो गाइज यहाँ पर जो बाकी की रेडिएशंस हैं उन ग्रीन हाउस गैसेस ने इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम बढ़ जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो जो वापस जा रही है रेडिएशन वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बाकी की रेडिएशन का क्या हुआ, जो गैसेस है उन्होंने ट्रैप कर ली उस रेडिएशन को, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसी इफेक्ट को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। Rise in carbon dioxide leading to the greater retention of the solar radiations in the atmosphere causing global warming, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उसी के इंक्रीज होने को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है 10 ईयर्स, तो लास्ट 3 डिकेड्स मतलब लास्ट 30 ईयर्स में जो टेम्परेचर है अर्थ एटमॉस्फेयर का वो अबाउट 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब आप सोचोगे कि सिर्फ 0.5 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा है, बट गाइस ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर इतना टेम्परेचर भी बढ़ा तो जो पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते हैं, जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है और फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपको पता है आज के टाइम पर आप लोगों ने जगह जगह पे सुना होगा कि फ्लड आ गया,
है ना। तो वो इसी वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही फ्लड है, सुनामी है, ये सारी चीजें आती हैं। दिस इज कॉजिंग मेल्टिंग ऑफ स्नो कैप्स, राइजिंग सी लेवल, वही ग्लेशियर्स हो गए, आइस कैप्स हो गए, वो मेल्ट होते हैं जिसकी वजह से सी लेवल बढ़ जाता है, एज वेल एज डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चरल फील्ड। और एग्रीकल्चर फील्ड में जब सी लेवल बढ़ जाता है तो फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो कम हो जाता है, एंड इन फिशरीज रिसोर्सेज इन द ओशंस। क्लियर। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि अगेन एक हार्मफुल इफेक्ट है, पॉल्यूशन की वजह से होता है। ओजोन लेयर क्या होती है? तो गाइस ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O3। ओजोन ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, एलोट्रॉपिक फॉर्म मतलब ऑक्सीजन की ही एक डिफरेंट फॉर्म है, दैट इज ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो ओजोन है ये एक ब्लूइश कलर की गैस होती है, पेल ब्लू कलर होता है, तो गैसियस फॉर्म में होती है, तो पेल ब्लू कलर की गैस होती है ये, जो कि हमारे अर्थ के आसपास, पूरे अर्थ के आसपास प्रेजेंट होती है। जैसे मान के चलिए अगर ये अर्थ है तो इसके आसपास एक गैस प्रेजेंट होती है और उसको कहा जाता है ओजोन। तो वो पूरे लेयर में प्रेजेंट होती है, ऐसा ब्लैंकेट बना लेती है ना, अर्थ के आसपास पूरे ब्लैंकेट बना लेती है, तो उसी लेयर को कहा जाता है ओजोन लेयर, जो कि पेल ब्लूइश कलर की लेयर होती है। अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं उनको अर्थ सरफेस के अंदर आने नहीं देती है, क्योंकि वो जो रेडिएशंस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है सभी के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के लिए हार्मफुल होती है। तो ये जो ओजोन की लेयर है ये उन रेडिएशंस को अंदर नहीं आने देती है, वहीं पर रोक कर रखती है। तो ये जो लेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर पर प्रेजेंट होती है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, कौन सी लेयर पर? स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर पर। क्लियर। सो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन का मतलब है कम होना। तो जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है पॉल्यूशन की वजह से। अब ऑब्वियसली जब ओजोन की लेयर कम होती जाएगी तो जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, वो अंदर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको अफेक्ट होगा, है ना। सो ओजोन इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ सनस्क्रीन हाई अप इन द एटमॉस्फेयर। जैसे सनस्क्रीन होता है जो सन की रेडिएशन से बचाता है, सेम यहाँ पर जो ओजोन की लेयर है वो सनस्क्रीन की तरह काम करती है, जो कि हमारे अर्थ को हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन है जो सन से आ रही है उससे बचाती है। इट प्रिवेंट हार्मफुल टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट मतलब यूवी रेज, जो कि यूवी बी रेज होती हैं, कमिंग डाउन फ्रॉम द सन, तो उनको अंदर की साइड नहीं आने देती है। सर्टेन गैसेस जैसे कि CFCs, गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन की लेयर कम हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? सबसे ज्यादा जो इसका कॉज है दैट इज CFCs। याद रखिएगा, CFCs की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है CFCs की, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो CFCs है ये कहाँ से रिलीज होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, देन एरोसोल स्प्रेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो स्प्रेज होते हैं, एंड जो पैकिंग मटेरियल होता है स्टायरोफोन, जो कि फूड के पैकेजिंग में यूज करा जाता है, राइज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये वहां से CFC गैस रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में जाती है। अब ये क्या करती है, CFC जब एटमॉस्फेयर में गई तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। सो देयर इज द ब्रेक डाउन इनटू क्लोरीन एटम। ये जो CFCs है ये ब्रेक हो गई किसमें? क्लोरीन के एटम में। और ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है, ओजोन को तोड़ता है। सो इन टर्न इट ब्रेक ओजोन, ओजोन को इसने किस में तोड़ा? ऑक्सीजन में। तो O2 अलग हो गया और एक ऑक्सीजन का एटम अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि जो ओजोन है दैट इज O3, तो O3 ब्रेक हुआ किसमें? O2 प्लस O में। तो इस टाइप से ये इसको तोड़ देता है। अब जब ये टूट गई लेयर तो धीरे धीरे करके ओजोन की लेयर क्या होगी? उस एरिया की साइड से कम हो गई, तो उसी को कहा जाता है ओजोन होल।
गाइस ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि ओजोन की लेयर में एक होल हो गया, नहीं। ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की अगर मान के चलिए इतनी थिक लेयर है तो वो लेयर कम हो गई, ऐसे थिन हो गई, है ना, पर्टिकुलर एरिया में वो एयर कैसी हो गई, थिन हो गई, तो उसी को कहा जाता है ओजोन होल। होल का मतलब ये नहीं कि उसमें एक होल हो गया, होल ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की लेयर एक पर्टिकुलर जगह से क्या हो गई, थिन हो गई, जो थिक लेयर थी वो थोड़ी कैसी हो गई, थिन, तो दैट इज नोन एज ओजोन होल, ठीक है। Then the reduced ozone cannot prevent the entry of harmful UV rays to the earth which cause the sunburn। अब UV rays नहीं रुक पाएंगी, अंदर अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी, जिसकी वजह से सनबर्न हो जाता है, डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, स्किन कैंसर हो जाता है, एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट एंड सी। प्लांट्स को भी अफेक्ट होता है, इसके साथ साथ जो एक्वाटिक एनिमल्स है सबको ही अफेक्ट होता है इससे, क्लियर। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हो गए पॉल्यूशन के, जो कि एनवायरमेंट पर हो रहे हैं। एक तो एसिड रेन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया। अब आते हैं अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो इंटरनेशनल ओजोन डे है वो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्लियर। नाउ अब आते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स जो कि ह्यूमन हेल्थ पर होता है पॉल्यूशन से, क्योंकि ऑब्वियसली पॉल्यूशन ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है, तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट है, कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिफरेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, लंग्स डिसऑर्डर हो जाते हैं, जो पार्टिकुलेट लेड है, लेड के जो पार्टिकल्स होते हैं मे कॉज ब्लड सेल शॉर्टेज, ब्लड जो हमारा ब्लड में सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके शॉर्टेज हो जाती है। जो स्मॉग है, दैट इज स्मोक प्लस फॉग लीड्स टू अस्थमा, अस्थमा हो जाता है उससे, जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स इफेक्ट होते हैं जिससे अस्थमा हो जाता है। साथ में पुअर विजिबिलिटी, आइज को भी अफेक्ट करते हैं ये। देन एग्जॉस्ट गैस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, कॉजेज सीरियस डैमेज टू द एयर पैसेज इन द लंग्स, लंग्स को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कॉज करती है। द डिजीज ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस हो गया जो लंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको अफेक्ट करती है, ठीक है। नाउ अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पर कि वाटर पॉल्यूशन से ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है। मे लीड टू सेवरल डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, ये याद रखिएगा। दीज आर द 3 कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वाटर, ठीक है। तो जब वाटर पॉल्यूट हो जाता है तो ये 3 कॉमन डिजीजेस हो जाती हैं। नाउ सॉइल पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, में इनडायरेक्टली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब ये जो सॉइल पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को। द पेस्टिसाइड यूज इन द एग्रीकल्चर फार्मिंग में कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब क्या है, प्लांट्स पे जो पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो डाला जाता है, वो जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्लियर। नाउ अब आते हैं कि क्या कंट्रोल है पॉल्यूशन का, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट हैं पॉल्यूशन से जो कि सबको इफेक्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या कंट्रोल है, हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सो पॉल्यूशन कैन नॉट बी कंट्रोल, टोटली तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ऑब्वियस है, बट सेवरल स्टेप कैन बी टेकिंग टू, बट डिफरेंट टाइप के सेवरल हम स्टेप ले सकते हैं ताकि हम पॉल्यूशन को कम कर सकें, है ना, क्योंकि टोटली तो बिल्कुल 100% तो नहीं कम किया जा सकता, बट कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या क्या ऐसे स्टेप हम ले सकते हैं। तो पहला, यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, अनलेडेड पेट्रोल को यूज करें और साथ में सीएनजी यूज करें, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन ऑटोमोबाइल्स, पहला हो गया। दूसरा, स्विचिंग ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इंजन्स एट रेड लाइट एंड वैन नॉट इन यूज। ऑब्वियसली जब रेड लाइट है तो उस टाइम पे जो ऑटोमोबाइल है उसको हम बंद कर दें, मतलब जो व्हीकल है जो भी हम चला रहे हैं उसको बंद कर दें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, installation of tall chimney in factories and fitting them with filter and electrostatic precipitator। जो चिमनीज होती हैं उनको एकदम हाइट पर बनाया जाए, लंबी सी चिमनी बनाया जाए फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, और उसमें एक फिल्टर लगा दें
ताकि जो एयर उधर से निकल रही है वो प्यूरिफाई होकर एयर निकले। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो कि पार्टिकल्स, जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको वहीं पर ट्रैप कर लेती है और जो एयर निकलती है वहां से वो प्योर होकर निकलती है, तो वो चीज यूज करें। Then treating industrial effluent before discharging them into water bodies. Industrial effluents मतलब जो भी इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है, जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, तो पहले उसको ट्रीट करा जाए, उसको साफ करा जाए, उसमें से जितनी भी गंदगी है उसको निकाला जाए और फिर जाके उस पानी को वाटर बॉडीज में फ्लो किया जाए। Then not to throw food waste into open ground or in the drains. जो फूड वेस्ट है या कोई भी चीज है ओपनली ना फेंकें। Setting up of sewage treatment plants in larger habitation and septic tanks in houses. जो सीवेज, जितना भी घर से हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है, जो जिसको हम सीवेज कहते हैं, तो सीवेज को पहले ट्रीट किया जाए पूरी तरह से, उसके अंदर से जो गंदगी है वो निकाली जाए और फिर जाकर उसको वाटर बॉडीज में फ्लो किया जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। देन नेक्स्ट, ग्रेटर यूज ऑफ कॉम्पोस्ट, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, कॉम्पोस्ट, मैन्योर, उनका यूज ज्यादा करा जाए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए यूज करा जाते हैं उनका यूज कम करा जाए। एंड जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, और पेस्टिसाइड्स का भी यूज कम से कम करा जाए। Then recycling of plastic, metals and glass material and incineration burning of non-recyclable waste. जो भी वेस्ट है जो कि रिसाइकिल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक हो गए, मेटल्स हो गए, ग्लास के मटेरियल हो गए, तो उनको रिसाइकिल करा जाए। और जो नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, जो रिसाइकिल नहीं हो सकते, उनका इंसेनरेशन किया जाए। इंसेनरेशन मतलब होता है बर्निंग, उन चीज़ों को जलाया जाए, तो जलाकर जिससे जो बहुत ज़्यादा वेस्ट है वो कम मास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग रोड साइड। रोड साइड पर ट्रीज को ऑब्वियसली प्लांट करना चाहिए। वेस्ट जो लैंड है जो कि खाली पड़ी है वहां पर प्लांटिंग कर सकते हैं। माउंटेन की जो स्लोप्स हैं वहां पर प्लांटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन है वो कम होगा, एज वेल एज इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, और एयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है एटमॉस्फेयर में वो कम हो सकता है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करा जाए, एफॉरेस्टेशन करा जाए या फिर रिफॉरेस्टेशन करा जाए। देखिए, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। एफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया कि उस एरिया पे प्लांट को ग्रो करा जाए जहां पर पहले कभी कोई प्लांट हुआ ही नहीं करते थे, तो वहां पर जब प्लांट को ग्रो करा जाता है एकदम नई जगह पे, दैट इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, मतलब प्लांट्स को काट दिया जाता है, पेड़ों को काट दिया जाता है, उस एरिया पर जब प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो प्लांट ट्रीज को प्लांट कर एक बहुत अच्छा ये कंट्रोल है पॉल्यूशन का। क्लियर? तो गाइस, ये सारे इफेक्ट हो गए और कंट्रोल हो गए पॉल्यूशन के। एंड ये सारे जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे बेस्ड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया? सो गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।